बैक टू क्वेश्चन कोडिंग कॉर्नर। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, हम देखने वाले हैं यूजर ऑथेंटिकेशन। तो जिन लोगों को नहीं पता है यूजर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, उनके लिए थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ। यूजर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? बेसिकली यूजर ऑथेंटिकेशन होता है कि किसी पर्सन को आप असेस दे रहे हो कि आप कौन सी चीज़ें आप असेस कर सकते हो। बेसिकली फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, तो मैं कौन कौन से यूज़र को कौन कौन सी फंक्शनैलिटी असेस करवाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जैसे कि इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम में हम अगर लॉग्ड इन नहीं हैं तो हम किसी की पोस्ट को, रील को लाइक नहीं कर सकते, कमेंट नहीं कर सकते, किसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लॉग्ड इन होते हैं तो हम ये सब चीज़ें को मतलब ये फंक्शनैलिटी को असेस कर पाते हैं, इनका यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, एक और चीज़ होती है जिनको इंस्टाग्राम के थ्रू ही बताती हूँ कि यूज़र भी बहुत तरीके के होते हैं, उनको भी बहुत सी चीज़ों का असेस डिफरेंट होता है। तो उन चीज़ों का आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो अकाउंट खुले हुए हैं, दोनों ही इंस्टाग्राम के अकाउंट हैं। तो फर्स्ट वन इज जो रेगुलर यूजर है एंड द सेकेंड वन इज जो हमारे इन्फ्लुएंसर यूजर है। ठीक है, आपको उनकी प्रोफाइल में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर ये डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि जो हमारा इन्फ्लुएंसर यूजर है वो ये पता कर सकता है कि उसकी प्रोफाइल में कितनी रीच आई है लास्ट 30 डेज में। ठीक है, एक ये डिफरेंस देखने को मिला। और एक ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि अगर हमारी कोई पोस्ट है, ठीक है, तो जो हमारा इन्फ्लुएंसर यूजर है वो इनसाइड व्यू चेक कर सकता है, जो कि हमें रेगुलर यूजर में नहीं देखने को मिलता। इनसाइड व्यू में क्या होता है, हमें ये पता लग जाता है कि हमारी वीडियो का वॉच टाइम कितना गया है, कितनी देर तक लोगों ने इसे देखा है, और जिन्होंने देखा है उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने देखा होता है बट वो हमारे फॉलोअर्स नहीं हैं, और जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनमें से कितने % लोगों ने देखा है। ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और जो हमारा रेगुलर यूजर है वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये था छोटा सा डिफरेंस इसमें। और अब हम देखते हैं इसे क्रिएट कैसे करते हैं। चलते हैं स्क्रीन पे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रंट एंड जो है आपको समझाने के लिए रेडी किया है, जिसमें मैंने 2 पेजेस बनाए हैं, लॉगिन पेज एंड साइन अप पेज, जिसमें हमने छोटा सा फॉर्म बनाया है एक, और उसमें क्या कर रहा है कि जो यूज़र डेटा भेज रहा है उसको जस्ट अभी के लिए हमने कंसोल करवाया है कि जो यूज़र डेटा भेज रहा है उसको सबमिट करने पर वो हमारे कंसोल पे दिखना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो हम डेटा कंसोल पे भेज रहे थे उसी डेटा को हमें क्या भेजना है, अपने डेटाबेस में भेजना है, और उसी डेटा का यूज़ करके हमें यूज़र को लॉगिन करवाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा फॉर्म बन रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने सिर्फ उससे कंसोल करवाया है। सेम ही हमने साइन अप पेज में करा है। थोड़ा सा इसका मैं आपको व्यू करके दिखा देती हूँ कि हमें कैसे देखने में लग रहा है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये हमें दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास ये पेज खुला हुआ है जो लॉगिन पेज है, और अगर हमारे पास लॉगिन आईडी नहीं है तो हम यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करके पहले रजिस्टर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर अगर कुछ भी डेटा फिल कर रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है कंसोल पे कि नहीं। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इंस्पेक्ट कर देखें और कंसोल में देखें तो यहाँ पर हमें वही सेम डेटा रिसीव हो रहा है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को हमें भेजना है डेटाबेस में, और फिर उस डेटाबेस में से उस डेटा का यूज़ करके हमें लॉगिन करवाना है यूज़र को। बस इतना सा काम है। अगर आपको स्टोरी समझ आ गई है तो फिर कोड करते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने बैकएंड का कोड लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैकएंड के फोल्डर में जाना होगा और लिखना होगा npm init। इससे क्या होगा, हमारी package.json की जो फाइल है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पर एंटर करना है और हमें कुछ इस तरीके से वो फाइल देखने को मिलेगी। अगर आप बैकएंड में देखें तो अब हमें ये package.json की फाइल देखने को मिल रही है। अब हमें क्या करना है, कुछ डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना है इसके अंदर, और एक एक डिपेंडेंसी का क्या काम होता है, किस तरीके से यूज़ होती है, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं npm i, और हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना है, सर्वर बनाना है, तो हम उसके लिए एक्सप्रेस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए जो पासवर्ड होता है हमारे पास, ठीक है, वो एज इट इज़ तो जाएगा नहीं। अभी हमें कंसोल में तो करवा दिया एज इट इज़ का एज इट इज़, तो आपको भी पता होगा जो पासवर्ड है वो एज इट इज़ तो जाता नहीं, उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है। ठीक है, और उस पैकेज का हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पर।
जिसका नाम है bcrypt.js, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक कोर्स पॉलिसी होती है, ठीक है। कोर्स पॉलिसी का एरर देखने को मिलता है कि वो इस कारण से एरर देखने को मिलता है क्योंकि हमारा जो रिएक्ट की फाइल है वो हमारी 3000 पोर्ट पे चल रही होती है, और इसमें हम जब सर्वर बनाते हैं तो सर्वर बनाने पे हम कोई भी पोर्ट देते हैं अपना, ठीक है। तो फिर वो जो है उसके कारण कोर्स पॉलिसी का एरर आता है कि उससे वो डेटा ले नहीं पा रहा है, जो उसको वो डेटा दे नहीं पा रहा है, कुछ इस तरीके से। इसलिए हम कोर्स पॉलिसी का एरर ना आए उसके लिए हम कोर्स को इंस्टॉल करते हैं और इसका आगे यूज़ करेंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर जेसन वेब टोकन चाहिए। जेसन वेब टोकन का हम यूज़ करते हैं इसलिए टोकन को जनरेट करने के लिए बेसिकली कोई यूज़र लॉगिन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाती हूँ। अगर आप अपने लैपटॉप पे अपना इंस्टाग्राम खोलते हो, ठीक है, वो तब तक वहाँ पर रहता है, कुछ कंडीशंस होती है कि इतने दिन तक वो वहाँ पे लॉगिन रहेगा और तब तक वो वहाँ पर रहता है, और जब तक आप उसको लॉगआउट नहीं करते हो खुद, वहाँ से वो नहीं जाता है। आप उसको क्रोम को बंद कर दोगे, अगर दोबारा खोलोगे तो आपको अपना अकाउंट वहाँ पे खुला हुआ मिलेगा। और जेसन वेब टोकन का यूज़ करके हम ये देखते हैं कि इस यूज़र को कौन कौन सी फंक्शनैलिटी दी हुई है और कौन कौन सी अब मैं दूंगा, ठीक है। इसी का यूज़ करके देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे पूरा। तो और एक और पैकेज को हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें बार बार अपनी फाइल को रन नहीं करना पड़ेगा, वो खुद रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर नोड मोड को भी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। सारे के सारे पैकेजेस को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉल हो रहे हैं, जब इंस्टॉल होते हैं उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर हमारे ये पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें सबसे पहला काम अपना क्या करना है, बैकएंड में हमें एक फ़ाइल बनानी है, ठीक है। फाइल का नाम रखेंगे index.js, ठीक है, जो कि हमारी मेन फाइल होगी, ठीक है। इसी के अंदर हम सर्वर बनाएंगे और इसी के अंदर हम अपने मोंगो को भी कनेक्ट कर लेंगे, सो दैट अलग ना बनाना पड़े, क्योंकि बहुत छोटा सा तो कोड लिखना है। बट अगर हम बहुत अच्छी अप्रोच होती है कि अगर हम डिफरेंटली इसको करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दूंगी, उसके लिए कोई भी बात नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वो एक अच्छी अप्रोच होती है कि आप उसको डिफरेंट फाइल में लिखो, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले हमें सर्वर बनाना है। तो सर्वर हम किसकी मदद से बना रहे हैं, सर्वर हम एक्सप्रेस की मदद से बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेस को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि रिएक्ट में हम क्या करते हैं, अब रिएक्ट का यूज़ करें तो आपको पता लग गया होगा कि किसी भी चीज़ को अगर आपको यहाँ पर यूज़ करना है तो आप उसको पहले इंपोर्ट कराओगे, फिर उसके बाद उसको यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवाते हैं। हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, उसमें लिखेंगे एक्सप्रेस, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम हमने दे दिया एक्सप्रेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें रिक्वायर करना है, ठीक है। रिक्वायर किसे करेंगे, एक्सप्रेस को, जो हमने इंस्टॉल ऑलरेडी पैकेज कर रखा है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हमारा रिक्वायर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्वर बनाना है। तो एक्सप्रेस के अंदर एक छोटा सा फंक्शन होता है एक्सप्रेस नाम का ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी मशीनें हैं। उसी तरीके से ये जो है हमारी एक फैक्ट्री है, उसके अंदर जो हमारा एक्सप्रेस नाम का जो एक फंक्शन है, वो एक छोटी सी मशीन है जिसको हम यूज़ करके सर्वर को क्रिएट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस छोटी सी मशीन को हमने जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया है उसी का यूज़ करके हम सर्वर को बनाएंगे। अगर आपके जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर नहीं भी आएगा तो मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखना है, एक पोर्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है, उसके अंदर आप एक पैरामीटर दे रहे हो, जो हमने यहाँ पर दिया है पोर्ट, कि हमारा इस पोर्ट पे रन करेगा। एक फंक्शन है जो एक दो पैरामीटर असेस करता है, बेसिकली एक पैरामीटर में वैल्यू असेस करता है, ठीक है, और सेकंड पैरामीटर में वो कॉल बैक फंक्शन असेस करता है, ठीक है। तो आपको अगर कॉल बैक फंक्शन क्लियर है तो ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल हमने कुछ इस तरीके से अपना सर्वर को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अगर हम इसे स्टार्ट करेंगे जब, तो आपको ये मैसेज देखने को मिलेगा। ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा है, बेसिकली यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने एक जो आपकी फैक्ट्री में से एक मशीन ली थी हमने, ठीक है, एक्सप्रेस नाम की, उसी का यूज़ करके हमने एक सर्वर बनाया है, ठीक है। वो सर्वर लिसन कहाँ पे कर रहा है, 5000 पोर्ट पे वो लिसन कर रहा है। और यहाँ पर हमने एक कॉल बैक फंक्शन डाल दिया कि हमें पता लग जाए कि हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है, तो ये कंसोल में ये मैसेज हमें आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखने के लिए कंसोल पे ये मैसेज आया है कि नहीं, तो उसे रन करते हैं।
सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पैकेज डॉट जेसन में हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब हम इसे स्टार्ट की कमांड दें, ठीक है, तब क्या होना चाहिए। बेसिकली हमें यहाँ पे कोमा लगाना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जब हम स्टार्ट की कमांड दें, npm स्टार्ट लिखें, तब क्या होना चाहिए, यहाँ पर कौन सी कमांड रन होनी चाहिए। नोडमोन लिखना। नोडमोन आपको बेसिकली मैंने पहले ही बता दिया था। नोडमोन पैकेज किस लिए होता है कि हमें दोबारा उसे रीस्टार्ट ना करना पड़े, ये खुद ही उस फाइल को दोबारा जब भी आप उसे क्लोज करोगे दोबारा रीस्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसका आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। index.js, ठीक है। मेरी ये वाली फाइल जो है वो रन होनी चाहिए। बेसिकली इतना काम किया है। अब मैं यहाँ पर रन करवाती हूँ npm स्टार्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें ये मैसेज देखने को मिल रहा है जो हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। वही मैसेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ लग गया होगा। अभी तक हमने क्या किया है, एक सर्वर क्रिएट किया है, बेसिकली बस कुछ नहीं किया। और अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने MongoDB को कनेक्ट करते हैं इसके साथ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमने जो पैकेज इंस्टॉल किया था Mongoose नाम का, वो होता है MongoDB के लिए होता है। अब उसको पहले हम क्या कर लेंगे, रिक्वायर कर लेंगे ताकि हम उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, Mongoose नाम का ही बना लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम रिक्वायर क्या करेंगे, तो बेसिकली अभी हमें यहाँ पे कुछ एरर देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने Mongoose नाम का जो पैकेज है वो इंस्टॉल नहीं करा है, ठीक है। आप अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। ये हमारे सारे पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं। हमने Mongoose नाम का पैकेज इंस्टॉल ही नहीं करा है, ठीक है। तो अब पहले हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं फटाफट। कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे npm i mongoose, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब हमें यहाँ पर ये एरर देखने को नहीं मिलेगा। फिर से हम लिखते हैं इसे कुछ इस तरीके से और इसके अंदर हम लिख देते हैं अपने Mongoose को, ठीक है। और अभी भी हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है, वो हमने यहाँ पर इक्वल टू आता है क्योंकि हम जब किसी वेरिएबल को वैल्यू साइन करते हैं तब इक्वल टू आता है, और जब हम किसी की को वैल्यू साइन करते हैं तब हमारे कोलन्स आते हैं, ठीक है। अब हमने बेसिकली क्या करा है, यहाँ पर अपने Mongoose नाम के एक फैक्ट्री को यहाँ पर हमने क्या कर लिया है, रिक्वायर कर लिया है। अब इसके अंदर से हम कुछ भी मशीन्स को हम लेके आएंगे। बहुत सी मशीन है इसके अंदर जो हमें स्कीमा बना के देंगी, हमारे MongoDB को कनेक्ट करेंगी। बहुत सी मशीनें, अब उनका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम सबसे पहले MongoDB को कनेक्ट करते हैं। mongoose.connect लिखेंगे, ठीक है। किसके साथ कनेक्ट करना है, अब हम यहाँ पर उसका पाथ लिख देंगे। वो पाथ हमारे पास कहाँ से आएगा वो बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपके पास MongoDB नहीं है तो आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं इंस्टॉल करना है तो आप उसे ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम एक नया ही वो बनाएंगे, ठीक है। एक न्यू ही कनेक्शन बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम किसके लिए बना रहे हैं, ऑथराइजेशन के लिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर, कुछ भी लिख सकते हो, मैं जस्ट आपको ताकि समझ आ जाए उसके लिए लिख रही हूँ। कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने ये अपना वो बना लिया। आपको क्या करना है, इस URL को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कलर भी आप सेट कर सकते हो ताकि आप अपने डेटाबेसेस को अलग अलग डिफरेंटली देख सको, आपको भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके लिए हमने ये चीज़ें करी हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, कनेक्ट कर देना है, और ये हमारा जो है कनेक्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पर वो जो हमने कॉपी करा था उसे यहाँ पर पेस्ट करना होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है भाई, यहाँ पर इसने एक पैरामीटर तो लिया जो कि है पाथ। अब अगला क्या लेता है, अगला ये लेता है ऑब्जेक्ट, जिसमें ये क्या लेता है, हमारे कुछ क्रीडेंशियल्स लेता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। एक और चीज़ हमें यहाँ पर देनी पड़ती है, वो होती है हमारी यूनिफाइड टोपोलॉजीज, ठीक है। उनको भी ड्रू करना पड़ता है।
ये हमारा जो होता है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए होता है। अब क्या करेंगे, अब हमें ये मैसेज दिखाना है कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है इस फाइल से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम इसके साथ ही लिखेंगे, अगर ये चीज़ हो जाए तो आप क्या करो, डॉट देन का यूज़ करो, ठीक है। डॉट देन क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है, ठीक है, मतलब एक फंक्शन लेता है, उसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। आप लिखते हो console.log, आप console.log में करवा दो कनेक्टेड टू डेटाबेस, ठीक है। और अगर नहीं होता है कनेक्ट तो क्या करो, आप डॉट कैच का यूज़ करो। इसमें अगर आपके प्रोमिसेस क्लियर हो तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कैच भी हमारा एक फंक्शन है जो क्या लेता है, खुद एक फंक्शन को कैरी करता है, पैरामीटर को कैरी करता है, फंक्शन को कैरी करता है, ठीक है। आप उसमें कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, console.log में आप करवा सकते हो कुछ इस तरीके से, आप लिखो नॉट कनेक्टेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब हम इसे दोबारा से रन करेंगे। अब हमें, आप बोलोगे कि आपने तो कहा था हमें दोबारा से रन नहीं करना पड़ेगा, बट हमें रन क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमने नया पैकेज इंस्टॉल किया था, उसके बाद हमने स्टार्ट नहीं करा है, तो हमें उसे स्टार्ट करना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर ये मैसेज देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पर मैसेज देखने को क्या मिल रहा है कि नॉट कनेक्टेड। वो हमें क्यों देखने को मिल रहा है अब हम उसे देखेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है वो कुछ मैसेज आ रहा है, अब हमें देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो बेसिकली हमारे पास एक एरर देखने को मिल रहा था कि वो कनेक्टेड नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ, वो आपको मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पर जो है इस URL में उसका हमने वो डिफाइन कर दिया था नेम। हमें करना था नेम यहाँ पर डिफाइन, ठीक है। हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पर ऑथराइजेशन लिख देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप कोई ऐसी चेक कर दिए। अब आप देखोगे तो यहाँ पर ऑथराइजेशन के नाम से हमारे पास जो है एक डेटाबेस बनकर रेडी है, जो जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसका URL चाहिए। अगर आप यहाँ पर इस तरीके से MongoDB का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर हमेशा URL जो है वो सेम रहने वाला है, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो खुद। तो अब मेरे ख्याल से कनेक्टेड हो चुका है आपके पास, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा यहाँ पर कनेक्टेड टू डेटाबेस। अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट हो गया साथ में। अब इसमें डेटा कैसे डालना है भाई, उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें टेबल बनाना होगा, टेबल का स्ट्रक्चर बनाना होगा, फिर उसमें डेटा को डालना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, मॉडल नाम का, ठीक है। मॉडल हम बेसिकली टेबल को कह देते हैं, ठीक है। तो हमने मॉडल नाम का एक फोल्डर बना लिया, जिसमें हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे यूज़र मॉडल की, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा यूज़र का डेटा लेके आएगा। जनरली जो हमारे पास होती हैं बहुत सारा डेटा होता है, उन डेटा को सेव करवाने के लिए, और ताकि हम उन डेटा को बाद में यूज़ कर सकें, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, मॉडल में उसे स्टोर करते हैं। अब हमें क्या करना था, यहाँ पर जो यूज़र मॉडल वाली फाइल है उसे JSX फाइल बनाना था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं .jsx, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यूज़र मॉडल की फाइल को हमने बना दिया JSX। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले तो हमें Mongoose को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, और कैसे इंपोर्ट करते हैं अब तो आप सीख ही गए हैं कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कुछ इस तरीके से Mongoose, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बनाना है। आप बेसिकली आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, हम Mongoose इसलिए लिखते हैं ताकि हमें चीज़ें क्लियर रहें, ये इसका वेरिएबल है, उसका वेरिएबल है, इसमें ये चीज़ स्टोर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आपको पता तो लग ही गया कि किस तरीके से हम इसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। रिक्वायर से हम एक और तरीके से भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, वो होता है इंपोर्ट। उसके लिए हमें मॉड्यूल को चेंज करना होता है package.json में, बस कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते। हम यहाँ पर फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं ये वाला तरीका। अगर आप कमेंट करते हो तो उसे हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर ये कर लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है एक स्कीमा। बेसिकली स्कीमा क्या होता है, एक ढांचा होता है, आर्किटेक्चर तैयार कर देते हैं आपका। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट के एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में लिखेंगे स्कीमा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये क्या होती है, हमारी फैक्ट्री। इसके अंदर बहुत सी मशीनें पड़ी हैं और हर मशीन अलग अलग अपना अपना काम करती है।
और अब यहाँ पर क्या होगा, हम यूज़ करेंगे स्कीमा को जो क्रिएट करता है ना उसका। स्कीमा नाम का हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हमारे लिए स्कीमा तैयार करके देता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमें वो स्कीमा वाला फंक्शन जो है हमें एक आर्किटेक्चर बना के देगा बेसिकली। ठीक है, अब हम इसी का यूज़ करने वाले हैं आगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़र का स्कीमा बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको लिखेंगे हम यूज़र स्कीमा। ठीक है, यूज़र, ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, एक न्यू, और स्कीमा का यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था उसका यूज़ करेंगे। कुछ इस तरीके से। ठीक है, न्यू स्कीमा बनाएंगे। वो न्यू स्कीमे में क्या होगा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट में हम क्या स्टोर करवा रहे होंगे। फर्स्टली तो हमारे पास क्या है, अब हमें देखना पड़ेगा अपना फ्रंट एंड। ठीक है, हम रजिस्टर करवा रहे हैं तो अपना रजिस्टर पेज देखेंगे यहाँ से। ठीक है, SRC में जाएंगे, कंपोनेंट्स में जाएंगे, आप अपना साइन अप पेज चेक कर सकते हो। आप यूज़र नेम ले रहे हो, नेम्स ले रहे हो और पासवर्ड ले रहे हो। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम इसे क्या कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, यूज़र नेम चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर यूज़र नेम। ठीक है, तो यूज़र नेम के अंदर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इसका टाइप क्या है। ठीक है, अभी हम क्या बना रहे हैं, स्कीमा बेसिकली होता है आर्किटेक्चर की जो आप टेबल बना रहे हो। मैं आपको सिंपली तरीके में समझा रही हूँ कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक ढांचा तैयार कर रहे हैं कि हमें यूज़र नेम की फील्ड चाहिए, यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट फील्ड चाहिए, ईमेल फील्ड चाहिए, ये फील्ड चाहिए और वो उनका टाइप ये होगा, ये हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, और हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है टाइप। और अब हमें क्या लिखना है, इसके अंदर इसके टाइप बता देंगे जो कि रहने वाली है हमारी स्ट्रिंग। और अब हमें क्या बताना है कि ये चाहिए ही चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेते हैं कि यूज़र नेम तो यूनिक भी हो सकता है, उसमें अंडरस्कोर आ सकता है, @ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लिखो यहाँ पर यूनिक। ठीक है, यूनिक में आप क्या सेट कर दो, ट्रू, कि ट्रू यूनिक वैल्यू उसकी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी मतलब यूनिक इस सेंस में कि वो इसमें @ यूज़ कर सकता है, कुछ भी यूज़ करता है, यूज़ ज़रूरी नहीं है कि केवल स्ट्रिंग ही यूज़ कर सकता है। ठीक है, स्ट्रिंग तो करेगा ही करेगा। ठीक है, उसकी पूरी की पूरी फील्ड की हमने रखा है कि वो स्ट्रिंग होगी। ठीक है, कि उसकी टाइप हमने स्ट्रिंग दे दिया। और अब हमें नेक्स्ट फील्ड किसकी चाहिए, अब हमें चाहिए नेम्स की फील्ड। उनके लिए हम थोड़ा सा बना लेंगे, सेम इसके जैसे ही रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यही फील्ड हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी ये चीज़ें चेंज कर देनी है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से। अब हमें आप देख रहे होंगे हमें ये एरर क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये तो स्टोर तो एक ऑब्जेक्ट ही हो रहा है ना। तो आपको भी पता है कि मोंगोडीबी में डेटा कैसे स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस स्कीमा को इंपोर्ट करना है। एक आर्किटेक्चर हमने बना लिया है, सिंपल लैंग्वेज में हमें कहें तो हमने एक ढांचा तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस ढांचे को एक टेबल की आकार देना है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए हमें इसे टेबल का आकार देना है। वैसे तो मोंगोडीबी में डाटा कैसे स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, वो मैं आपको जब स्टोर होगा तब दिखाऊंगी भी। और अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। किसे एक्सपोर्ट करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक टेबल चाहिए। ठीक है, हमने टेबल बनाया। मैंने पहले ही कहा था कि मॉडल क्या है, एक टेबल की फॉर्म में होता है, उसे टेबल बोल सकते हो। ठीक है,
तो वो टेबल किसका फंक्शन है, इसका मोंगूस का ही फंक्शन है। एक फैक्ट्री हमने ले ली थी, उसमें से हम छोटे छोटे फंक्शनों को यूज़ कर रहे हैं। पहला जो हमने एक मशीन यूज़ करी वो थी स्कीमा, उसका ढांचा बनाने के लिए। अब हमने एक मशीन यूज़ करी जो थी उसका टेबल बनाने के लिए, ठीक है। ये क्या करती है, ये पैरामीटर्स असेस करती है। पहला जो पैरामीटर होता है वो इसका नाम होता है कि इस टेबल को आप क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ऑथ यूज़र डेटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कहते हैं कि आपने बोला है ऑथ यूज़र डेटा, उन्होंने ये नाम तो पढ़ लिया कि इसका टेबल हम बना देंगे। कहते हैं उसकी फील्ड क्या रहनी चाहिए, ये सब क्या रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि हमने वो बना रखी है यहाँ पर। तो इस यूज़र स्कीमा को हम यहाँ पर डाल देंगे कि आप जो है आर्किटेक्चर वो यहाँ से उठा लो, ठीक है। अब ये हमारा जो है टेबल बन के एकदम रेडी हो चुका है। अब इसमें डेटा वगैरह स्टोर होगा, इससे डेटा कैसे फेच करना है वो देखेंगे। सो अभी हम यहाँ पर फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया है, सर्वर क्रिएट किया है, उसके बाद मोंगोडीबी को कनेक्ट किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, एक हमने टेबल बनाया है, टेबल एक स्ट्रक्चर बनाया है और एक टेबल ही बनाया आप कह सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल में हम डेटा को डालेंगे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बैकएंड में रूट नाम का फोल्डर बनाना होगा, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या बनानी होगी, अपनी फाइल बनाएंगे root.jsx नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाएंगे रूट नाम का फोल्डर, ठीक है। इस फोल्डर में हमारी आएगी फाइल जिसमें हम सारे रूट्स को स्टोर करेंगे, roots.jsx, ठीक है। ये फाइल मैंने बना ली। अब उस डेटा को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पैकेजेस को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमें चाहिए। हम यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने वाले हैं और वो क्यों करेंगे उस चीज़ का भी आपको मैं पूरी एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, कॉन्स्ट लिख के हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमें क्या स्टोर करवाना है, हमें अपने एक्सप्रेस को, ठीक है। रिक्वायर करेंगे हम यहाँ पर क्या, अपना एक्सप्रेस, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें बेसिकली हमें क्या करना था, तो हमने इस एक्सप्रेस को क्यों यहाँ पर इंपोर्ट कराया, क्योंकि एक्सप्रेस से हम सर्वर क्रिएट करते थे। तो मैंने क्या कहा था कि एक्सप्रेस जो है हमारे पास एक फैक्ट्री है, इसके अंदर बहुत सी मशीनें हैं। तो एक मशीन ने क्या किया था, हमें सर्वर क्रिएट करके दिया था। अब उस सर्वर के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। उस सर्वर के पाथ, जो हमारी पाथ होती है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। तो वो हम चेंजेस कैसे करेंगे, थ्रू द रूट्स, ठीक है। उसके रूट्स में चेंजेस करके, तो उसने रूट नाम का भी एक मशीन बना रखी है जिससे हम रूट को मतलब चेंज कर सकते हैं उसमें, और उससे रिक्वेस्ट ले सकते हैं, उसमें डेटा डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप अभी के लिए आपको इतना समझना है, ठीक है। अब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर हमें उसे लेके आना होगा। तो हम क्या करेंगे, राउटर नाम से हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। उसमें हम स्टोर क्या करवाएंगे, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फंक्शन होता है एक्सप्रेस में, एक्सप्रेस लिखेंगे सबसे पहले, डॉट हमारे पास तो क्या होता है राउटर, ठीक है। इसी का यूज़ करके हम आगे रूट्स को सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, हम उन सब चीज़ों को भी यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए होने वाला है, बीक्रप्ट चाहिए, क्योंकि हमें पासवर्ड को बीक्रप्ट करना है यहाँ पर, तभी उसको सेव कराएंगे हम उसमें, बीक्रप्ट, ठीक है। उसमें हम सेव क्या करेंगे, यहाँ पर रिक्वायर कर लेंगे, ठीक है। मुझे चाहिए क्या, बीक्रप्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और क्या चीज़ चाहिए हमें, जिसमें हम डेटा को स्टोर करेंगे वो भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे यूज़र नाम से, ठीक है। उसके अंदर हम स्टोर करवाने वाले हैं उस वाले को जो हमने बना रखा है ऑलरेडी, ठीक है। हमने टेबल बना रखा है एक, ठीक है। उसके अंदर हमें डेटा स्टोर करवाना है। तो हम पहले वो टेबल को हम यहाँ पर ले आते हैं। हमने टेबल को यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने डॉट, कुछ इस तरीके से हमारे पास मॉड्यूल फोल्डर आ गया। उस फोल्डर के अंदर हमारा यूज़र मॉड्यूल नाम का फाइल है, ठीक है। हम उस चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी के लिए हम इतनी चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे, आगे जैसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको बताती जाऊँगी। तो हमें क्या करना है, अब इसके अंदर रूट सेट करते हैं। सबसे पहले हम रजिस्टर का सेट करेंगे। हम लिखेंगे राउटर डॉट, इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी क्योंकि ये रजिस्टर ही कर रहा है ना, कुछ दे रहा है, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए जाएगी ये कुछ दे रहा है, मतलब कुछ डेटाबेस में कुछ दे रहा है, तो इसलिए हम पोस्ट लिख रहे हैं। जैसे कि आप फॉर सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप कुछ पोस्ट करते हो
तो दैट इज़ अ पोस्ट। अगर आप कुछ पोस्ट डाल रहे हो तो दैट इज़ अ पोस्ट। तो वही चीज़ है, आप कुछ दे रहे हो दैट इज़ अ पोस्ट। ठीक है, हम इसको क्या दे रहे हैं, हम इस रूट से हम उसको डेटा दे रहे हैं डेटाबेस में डालने के लिए। ठीक है, तो दैट इज़ अ पोस्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हम यहाँ पे क्या सेट करेंगे, पोस्ट एक फंक्शन की तरह काम करता है। ये 2 पैरामीटर से सेट करता है। सबसे पहला है, इसके अंदर हम डालते हैं एक पाथ। ठीक है, मैं यहाँ पर रजिस्टर नाम का पाथ डाल देती हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आप स्पेलिंग अच्छे से डालें। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपने यहाँ पर पाथ डाल देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉल बैक फंक्शन हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस फंक्शन को हमें असिंक बनाना है। ठीक है, क्योंकि आगे हम असिंक क्यों बना रहे हैं, हम उसका भी आपको पूरी वैलिडेशन देंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अगर किसी ने प्रोमिसेस अच्छे से पढ़े हैं अपने जावास्क्रिप्ट में तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि असिंक वगैरह भी उसी के उस टॉपिक के अंदर ही आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हम पहले डेटा लेके आएंगे। सो सबसे पहले हम डेटा लेके आते हैं, कॉन्स्ट। हम डेटा लेके आ रहे हैं, कौन सा डेटा लेके आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं उसमें यूजर नेम, ठीक है, कोमा नेम्स, कोमा पासवर्ड। ठीक है, ये डेटा हम लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं हम ये डेटा, हम ये डेटा लेके आ रहे हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, आप कह सकते हो जिस भी रूट का हमारा एंड पाथ ये होगा उससे आप ये चीजें डेटा लेके आओगे। ठीक है, उसकी बॉडी से आप ये तीनों चीजें लेके आओगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और कैच ब्लॉक में हम क्या देते हैं, हमेशा हम यहाँ पर एरर देते हैं। ठीक है, जो हमें एरर प्रिंट करवाना होगा कि अगर हमारा इन दैट केस की अगर वो ऊपर वाला पार्ट ट्राई वाला नहीं चल पाता तो हमें पता लग जाए कि ये चीज़ एरर आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर शो करवा देंगे एरर कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ट्राई वाले ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें हैश्ड पासवर्ड लिखना होगा। ठीक है, मतलब हैश्ड पासवर्ड कैसे लिखना होगा, अब आपको ये चीज़ समझाती हूँ। एक वेरिएबल बनाया मैंने हैश्ड पासवर्ड के नाम से, अवेट लिखा क्योंकि हैश्ड करने में वो थोड़ा टाइम ले सकता है। ठीक है, बीक्रिप्ट पैकेज का यूज़ किया डॉट हैश। ठीक है, मतलब बीक्रिप्ट क्या था, एक फैक्ट्री थी, उसमें से हैश नाम की हमने मशीन ले ली और वो मशीन क्या कर रही थी, 2 पैरामीटर्स ले ली थी। फर्स्ट आपको किसको हैश में कन्वर्ट करना है, सेकंड इज उसकी वैल्यू। ये उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 10 होती है, 10 से छोटी वैल्यू हम नहीं डालते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास हैश्ड पासवर्ड भी आ चुका है। अब क्या करोगे, अब इस पासवर्ड को उस ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट को उस डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाया यूजर नाम से, उसके अंदर अब उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई, हमने कहा कि स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो यूजर का स्ट्रक्चर है। न्यू यूजर हमने लिख दिया कि वही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, अब उसके अंदर स्टोर क्या क्या करवा रहे हो भाई, तो वो चीजें लिखते हैं हम यहाँ पर। ऑब्जेक्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें आनी चाहिए, तो एक तो यूजर नेम जो है वही आना चाहिए, नेम जो आपने डाला है वही आना चाहिए। बस पासवर्ड की वैल्यू चेंज कर दो, पासवर्ड की वैल्यू में आप क्या डाल दो, जो हमने हैश में कन्वर्ट किया है उस पासवर्ड को डाल दो। ठीक है, अब मुझे ये वाले यूजर को स्टोर करवाना है अपने डेटाबेस में। सो अब मुझे क्या लिखना होगा, हम अवेट का यूज करेंगे यहाँ पर। अवेट इसी यूजर को लिखा, डॉट सेव करवा दिया, तो अब क्या होगा, ये डेटा सारा सेव हो गया मेरे डेटाबेस में। ठीक है, अब इतनी चीज तो रजिस्टर करना हमें आ गया। अब हमें लॉगिन के लिए पाथ सेट करना है, तो हम सेम इसी तरीके से लॉगिन के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, राउटर डॉट। अब यहाँ पर आपको गेस करना है कि यहाँ पर हमें गेट डालना है या पोस्ट डालना है, तो यहाँ पर हमें डालना है पोस्ट। सो यहाँ पर हम लिख देंगे पोस्ट। ठीक है, आपको पता है पोस्ट क्या लेता है, 2 पैरामीटर्स लेता है, जिसमें वो क्या लेता है, सबसे पहले तो वो पाथ लेता है, पाथ में हमने डाल दिया यहाँ पे लॉगिन कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सेकंड वो क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। हम उस फंक्शन को क्या बनाने वाले हैं, असिंक। ठीक है, और वो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम 2 पैरामीटर्स डालने वाले हैं, जो कि होता है रिक्वेस्ट कोमा रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एरो फंक्शन बनाते हुए कुछ इस तरीके से शो करवाना है। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे लिखनी थी जो हमने स्किप कर दिया है। यहाँ पर हमने डेटाबेस में स्टोर तो करवा दिया, बट हमें यहाँ पे मैसेज एक शो होना चाहिए, जो कि है ये
उसका रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ये आ जाना चाहिए और उसके जेसन में ये मैसेज चला जाना चाहिए। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इसे अलर्ट में भी शो करवा सकते हैं और हम इसे जेसन में भी भेज सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें सबसे पहले लॉगिन भी करवाना है, तो सबसे पहले डेटा तो यूज़र से लेना ही होगा। तो हम क्या करेंगे, डेटा लेके आते हैं यूज़र से। ठीक है, कॉन्स्ट, मुझे डेटा कौन कौन सा चाहिए, मैं लेके आती हूँ यूज़र से डेटा। सबसे पहले तो मुझे उसका यूज़र नेम चाहिए, ठीक है, और कॉमा, और मुझे उसका पासवर्ड चाहिए। ठीक है, तभी मैं उसे कंपेयर कर पाऊंगी। ठीक है, तो हमने ये दो चीज़ें चाहिए, कहाँ से चाहिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हम ये चीज़ें लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसके आगे हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम फाइंड करेंगे उसी यूज़र नेम को, हम फाइंड करने वाले हैं जो यूज़र नेम हमने यहाँ लिखा था, उस यूज़र नेम को हम यहाँ पे डाल देंगे। मतलब वही उसी पैरामीटर को हमने यहाँ पे डाल दिया कि फाइंड करके लाओ, किस में से फाइंड करके लाओ, इस टेबल में से फाइंड करके लाओ और इसे इस यूज़र में, इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। ठीक है, अगर मुझे ये यूज़र नहीं मिलता है, जहाँ उसका पासवर्ड गलत हो जाता है, कुछ भी गलत होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखूंगी। इफ़ अगर मुझे यूज़र नहीं मिलता है, ठीक है, अगर मेरे पास यूज़र नहीं आता है, तब यहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करने वाले हैं, दोनों में से एक भी ट्रू हो। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए कि दोनों में से एक भी ट्रू हो। अगर मुझे यूज़र नेम नहीं मिलता है और अगर मुझे पासवर्ड भी नहीं मिलता है तब, और जब मेरा पासवर्ड ही गलत होता है, तो तब मैं क्या मैसेज शो करवाऊंगी, वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है। तो हमें पासवर्ड कौन सा डालेंगे, हम यहाँ पर अपना हैश्ड पासवर्ड डालेंगे। तो उसे कंपेयर कैसे करेंगे, तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमें क्या डालना होगा यहाँ पर, अवेट। ठीक है, अवेट में हम क्या करेंगे, नोट लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे बी करप्ट। ठीक है, बी करप्ट डॉट कंपेयर। ठीक है, कंपेयर करेंगे और ये क्या करता है, दो पैरामीटर्स लेता है। सबसे पहले तो वो लेता है आपका पासवर्ड। ठीक है, आपका पासवर्ड लेगा वो जो आपने यहाँ पर करवाया। ठीक है, पासवर्ड, ये पासवर्ड लिया उसने जो आपका यूज़र नेम ने डाला है। इसको कंपेयर किसके साथ करना है, वो डालेंगे कॉमा डाल के, वो सेकंड पैरामीटर वो लेता है। ठीक है, मुझे कंपेयर करना है जो मैंने यूज़र ढूंढा है। ठीक है, यूज़र जो ढूंढा है उसका पासवर्ड। ठीक है, जो मैंने यूज़र ढूंढा है उसका पासवर्ड और जो मैं यूज़र ने डाला है उसका पासवर्ड। ठीक है, ये चीज़ें मुझे कंपेयर करनी है। अगर इन दोनों चीज़ों में, ठीक है, मतलब अगर मेरा पासवर्ड गलत आता है या मेरा यूज़र नेम गलत आता है, दोनों में से कुछ भी गलत होता है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, कुछ इस तरीके से मुझे रिटर्न कर देना है मैसेज। क्या रिटर्न कर देना है, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, दोनों में से एक भी चीज़ गलत होती है। तो ठीक है, अब क्या है, मेरी इफ़ की कंडीशन चल गई, ये सॉर्ट आउट हो गया। अब क्या है, अगर दोनों चीज़ें सही निकलें तो क्या होना चाहिए, अब वो चीज़ करते हैं। दोनों चीज़ें सही निकलेंगी तो हम टोकन जनरेट करेंगे। ठीक है, उस टोकन को कैसे जनरेट करेंगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जेसन वेब टोकन को यहाँ पर इम्पोर्ट करना होगा। तो हम कॉन्स्ट यहाँ पर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं जेसन वेब टोकन। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और रिक्वायर करेंगे हम यहाँ पर, किसे रिक्वायर करेंगे, जो हमने शुरुआत में हमने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए थे उसमें से एक जेसन वेब टोकन भी था, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर हमें एरर किस चीज़ का देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो मेरा ये है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक ट्राई एंड कैच ब्लॉक आता है। हम क्या करेंगे, वो ट्राई एंड कैच ब्लॉक लिखेंगे। उसके बाद ट्राई एंड कैच आपको पता आता है, उसके पहले हमें क्या लिखना है, एक टोकन जनरेट करना है यहाँ पर। ठीक है, टोकन जनरेट करने के लिए क्या लिखना होता है, बेसिकली यहाँ पर आपको टोकन जनरेट करना सिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डिटेल समझना है तो आप कमेंट कर देना, आपको यहाँ पर मैं उतना समझाऊंगी जितना ज़रूरत है। ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए, अब मैंने क्या किया था, जेसन वेब टोकन को इम्पोर्ट किया था इस नाम से। अब मैं इसी का यूज़ करते हुए यहाँ से साइन इन करूँगी। ठीक है, जो कि आपको पता है साइन इन करना होता है। ठीक है, इसको अभी तक आप इतना समझ के चलो कि किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हो आपको साइन इन करना पड़ता है, मतलब रजिस्टर करना पड़ता है। तो आपको टोकन जनरेट कराना है तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको समझ के चलो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पर मैंने इस साइन इन की आईडी में, मतलब आईडी ये क्या, मैंने एक नई की बनाई, उस की में की वैल्यू क्या दे दी मैंने, कि जो मेरा ये यूज़र होगा ना, अगर हम डेटाबेस में जब स्टोर करवाएंगे आपको मैं दिखाऊंगी वहाँ पे कि वहाँ पर हमारे पास एक यूज़र की भी पर्टिकुलरली आईडी होती है। ठीक है, उसमें से क्या करो, आपने
ये वाला वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है। यूजर ये क्या लेता है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिया है इसने, ठीक है। उसके अंदर क्या करो आप, डॉट आईडी नाम से कोई की होगी वो उठा के ले आओ और उसको इसमें डाल दो, ठीक है। तो आप क्या कर जाओगे, साइन इन कर जाओगे। अब यहाँ पर सिक्योरिटी की देनी होती है, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यही लिख दिया, तो आप सिक्योरिटी की देनी होती है यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर सिक्योरिटी की बेसिकली क्यों देनी होती है, जब हमने लॉगिन करवाते हैं ना यूजर से। फॉर एग्जाम्पल मैं आप इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, मैंने अपने फ़ोन में मेरे पास इंस्टाग्राम है, अब मुझे लैपटॉप में मैंने अपनी आईडी खोली है, ठीक है, मैंने अपना लॉगिन किया है, तो मुझे कैसे मुझे अपनी सारी पोस्टें वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि वो इस की का यूज़ करते हैं, इस सीक्रेट की का यूज़ करते हैं कि इस सीक्रेट की में से इस आईडी के पास जो भी था वो यहाँ पर आ जाए, कुछ इस तरीके से। आई थिंक आपको अब पूरा समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, हम इसकी एक्सपायरी भी डाल सकते हैं कि 1 घंटे के में ये एक्सपायरी होगा। जैसे कि मैंने पहले शुरुआती में बोला था कि जैसे हम इंस्टाग्राम में लॉगिन करते हैं, अपना लैपटॉप पे मैंने लॉगिन किया तो मुझे वो एज इट इज़, मैं उसको क्रोम को बंद कर दूं एज इट इज़ दिखता है, वो इसी कारण दिखता है। यहाँ पे टाइमर लगाया होता है, जितनी देर तक आप लॉग आउट नहीं करोगे इतने टाइम बाद वो खुद लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है, जितना आप यहाँ पे लिखा हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस टोकन को मैंने एज अ ऑब्जेक्ट सेंड कर दिया, आगे इसको मैं एज अ कुकी में सेट कर दूंगी ताकि आपको भी दिख जाए वो चीज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम कैच ब्लॉक लिखेंगे, ठीक है। कैच ब्लॉक में क्या आता है, एरर आता है, तो यहाँ पर हमें एरर दिखा दिया हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये पूरा रूट वाला फोल्डर जो है वो तैयार हो चुका है। एक हिसाब से हमारा पूरा बैकएंड यहाँ पर खत्म होता है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट एंड हमारे पास रेडी है, बैक एंड हमारे पास रेडी है, इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो चलो उन्हें इंटीग्रेट करते हैं। अब हमारा यहाँ तक का बैकएंड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बस एक काम करना है, इसे रूट देना है, मतलब वो आपको जब लिखूंगी वो समझ आ जाएगा। हमें कैसे पता लगेगा कि वो उस फोल्डर को यूज़ करें, ना हमने यहाँ पर कुछ असेस किया, ना किसी तरीके से इसे यूज़ किया। तो अब हमें क्या करना है, पहले रूट वाले फोल्डर को यहाँ पर, रूट वाली फाइल को यहाँ पर असेस करना होगा, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है। हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं ऑथ पाथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ये कर दिया और हम उस फाइल को लेके आ रहे हैं पहले यहाँ पर, ताकि उस फाइल को मैं यूज़ कर पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी उस फाइल का अपना पूरा पाथ दे दो आप, ठीक है। कहाँ पे है वो फाइल, हमारे बैकएंड में है। बैकएंड के अंदर वो कहाँ पर है, वो वाली फाइल मेरी रूट में है। रूट के अंदर वो फाइल कहाँ पे मेरी, यहाँ पर है। कुछ इस तरीके से मैंने अपना पाथ दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इसे यूज़ करवाना है, तो ऐप डॉट यूज़ का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। उसमें क्या करो आप, यहाँ पे मैं कुछ पाथ दूंगी, मिड पाथ दूंगी, मिडल वेयर जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। मिड पाथ दूंगी। स्टार्टिंग का तो हमारा लोकल होस्ट रहेगा, उसके बाद ये हमारा मिड पाथ रहेगा, इसके बाद जो हमारे रूट्स हैं उसके ऊपर डायरेक्ट होगा, ठीक है। दे दिया, मैं यहाँ पर दे देती हूँ API v1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कि जब ये पाथ पे हो तब आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पर जो मैंने ओथ पाथ दिया है आप उसे यूज़ करोगे, ठीक है। कॉमा ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है सारा। अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे लिखनी है कि ऐप डॉट ये यूज़ क्या करें, हमारा ये एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब इस चीज़ को हमने क्यों लिखा है कि जो भी हमें रिजल्ट मिले वो हमें जेसन फाइल में मिले, ठीक है। इस सर्वर से जो भी आप सिंपली अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जो भी हमें रिजल्ट मिले वो जेसन की तरह मिले, मतलब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिले। अब हमें क्या करना है, एक और चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ऐप डॉट यूज़ कोर्स पॉलिसी, जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, हम कोर्स पॉलिसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। कोर्स पॉलिसी का यूज़ क्यों करेंगे, जो हमारा फ्रंट एंड है वो किसी और सर्वर पे रन है और जो हमारा बैक एंड है उसका पोर्ट कुछ अलग है, ठीक है। फ्रंट एंड हमारा 3000 पोर्ट है और जो बैक एंड का पोर्ट है वो मैंने यहाँ पर 5000 दिया है, ठीक है। तो उस तरीके से अब यहाँ पर मैंने कोर्स को यहाँ पर लिख तो लिया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा, तो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे सो दैट हमें एरर देखने को ना मिले। कॉन्स्ट कोर्स, ठीक है, और इज इक्वल टू रिक्वायर, कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर लिखना होगा। बस इतना सा काम था हमारा और पूरा का पूरा बैकएंड यहाँ पर हमारा खत्म होता है। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो वो चीज़ करते हैं हम यहाँ पर।
अब मुझे क्या करवाना है, बेसिकली जब यूज़र रजिस्टर कर रहा है तो जब वो सबमिट बटन पे क्लिक करे, ठीक है, तब उस पर कौन सी पोस्ट रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो मैंने तो ऑलरेडी बना रखा है कि जब उस पर सबमिट पे क्लिक करे, रजिस्टर पेज हो, उसके सबमिट पे क्लिक करे तो ये चीज़ें होंगी, डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सीधा क्या करना है, उस चीज़ को ही यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, फ्रंट एंड में npm i exhaust लिखना होगा कुछ इस तरीके से। हम उसे इंस्टॉल कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे इंपोर्ट करवा लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी का यूज़ करना है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। और कैच ब्लॉक में क्या आता है, हमेशा एरर आता है। तो आप क्या लिखोगे, console.log में आप उस एरर को पास कर दोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या करना है, हमें ट्राई ब्लॉक में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरीके से लिख लेना होगा। ये चीज़ों को अभी के लिए इग्नोर करो, ठीक है। इस चीज़ का हम बताते हैं कि इस यहाँ पर जाओगे तो आप क्या क्या लेके आओ वहाँ से, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम दे, हम क्या क्या देने वाले हैं उस पाथ पे, यूज़र नेम देंगे, नेम्स देंगे, कॉमा पासवर्ड देंगे। तो इसके हमने कर दिया यहाँ बंद कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया। अब पाथ यहाँ पर हमें प्रॉपर देना पड़ेगा, क्योंकि जो पाथ हमने यहाँ पर दिया था वहाँ पे तो है हमारा सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। जो मैंने रजिस्टर और लॉगिन का पाथ था वो मैंने सेट किया था कि जब एंड पॉइंट ये हो, उसके आगे वाले एंड पॉइंट इसके साथ मैच करते होंगे तो वो ये वाले चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये तो मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस मिडलवेयर को लिख देंगे, ठीक है। इसके आगे क्या क्या पाथ बनाए थे हमने, इसके आगे अगर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर वाला चलेगा, इसके आगे अगर लॉगिन होगा तो लॉगिन वाला चलेगा। तो हम रजिस्टर वाला चलाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमने रजिस्टर वाला पाथ चला दिया, कुछ इस तरीके से ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं लिखोगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आपको उस डेटा को कंसोल में भी प्रिंट करवाना है तो आप उसके लिए लिख सकते हो। अब मैं चाहती हूँ कि जब भी ये चीज़ हो जाए तो एक अलर्ट आना चाहिए, ठीक है। अलर्ट क्या आना चाहिए, अलर्ट में लिखा हो यूज़र इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, यूज़र इज़ रजिस्टर्ड, कुछ इस तरीके से हमें अलर्ट देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा साइन अप वाला पेज भी कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, लॉगिन वाले पेज पे जाना है। तो एक चीज़ यहाँ पर रह गई है हमारी कि जब हम यहाँ से डेटा ले लें तो तब आप क्या करो, अलर्ट सेट करने के बाद भी, जब पहले भी आप कर सकते हो, एक चीज़ आनी चाहिए यहाँ पर कि ये जो फील्ड्स हैं ये सारी खाली हो जानी चाहिए, ठीक है। इनपुट फील्ड जो है वो खाली हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सेट यूज़र नेम, ठीक है, उसकी वैल्यू मैंने खाली कर दी। और यहाँ पर सेट पासवर्ड, उसकी वैल्यू को हम खाली कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इसे हटा देंगे। और हमें क्या करना है, एक और चीज़ थी हमारे पास, सेट नेम्स, उसकी वैल्यू को भी मैं खाली कर दूँगी कुछ इस तरीके से। बस यहाँ पे इतना ही होगा। और लॉगिन में अब चलते हैं, हम यहाँ पर एग्जॉस्ट का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर इसे एग्जॉस्ट को इम्पोर्ट भी करवाएंगे, इम्पोर्ट एग्जॉस्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट, ठीक है। ये चीज़ लिख ली मैंने। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाला डेटा को हम कंसोल लॉग करवा रहे थे, तो हम क्या करेंगे, उस पाथ पे अपनी जो हमने बना रखा है ऑलरेडी उस पे इस डेटा को भेज देंगे, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हमें अपना पाथ चेंज करना होगा, जैसे हमने वहाँ पर किया था। 5000 यहाँ पे लिखेंगे और अपने पाथ डालेंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आएगा यही वाला पाथ। उसके आगे वाला पाथ हम डिसाइड कर रहे थे, रजिस्टर होगा तो वो चीज़ चलेगी और अगर लॉगिन वाला पाथ होगा तो वो चीज़ चलेगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लॉगिन, ठीक है, कि लॉगिन है तो ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। लॉगिन है तो वो दो चीज़ें ले रहा था, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतनी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसे प्रिंट भी करवा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली का आपको मैसेज वहाँ पे प्रिंट करवा देना है। अब आपको इस चीज़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी हमने डेटा प्रिंट करवा ही दिया कि हमें पता लग जाए कि डेटा आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब हम कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ पर हमारा ये ट्राई ब्लॉक था और यहाँ पर हमारा आएगा कैच ब्लॉक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कैच में हम क्या करने वाले हैं, एरर को कैच करने वाले हैं। यहाँ पर एरर और यहाँ पे वही एरर को प्रिंट करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग में एरर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतनी सब चीज़ें तो करा दी। अब मैंने उस जेड वेब टोकन जो हमने क्रिएट किया था उसे कुकीज़ पे भी सेट करना है, तो वो चीज़ करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर आप लोकल स्टोरेज में भी कर सकते हो, मैं कुकीज़ में करवा रही हूँ। तो आप यहाँ पर लिखोगे कुकीज़। ठीक है, कुकीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर कुकीज़ वाले पैकेज को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम उसे ही कर लेते हैं। तो हम फ्रंट एंड में है, यस npm i, तो हमारा कुकीज़ वाला पैकेज होता है एक। ठीक है, इसको हमें यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी करवाना होगा, कुकीज़। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से करवा रहे हैं हम, कुछ इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब आप देखोगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे हमें ये सेट कर देना है। ठीक है, कुकीज़ में सेट कर, कुकीज़ का यूज़ करते हुए डॉट सेट मतलब उसमें सेट करनी है वैल्यू, और टोकन देते हैं हम जो हमें एज इट इज़ वैल्यू रखनी होती है, जो हमारे की में होती है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, तो उस टोकन में क्या सेट कर दो आप, जो भी आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, और डॉट उसके डेटा में जाओ, डॉट वहाँ पे एक टोकन होगा उसे आप कुकीज़ में सेट कर दो। तो इतना सा हमारा ये काम था। अब हमें एरर यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमें इस फंक्शन को बंद नहीं करा है। ये वाला हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से बंद होता है। तो हाँ ठीक है, अब ऑलमोस्ट हमारा सब डन हो चुका है। तो एक बार हम इसे चला कर देख लेते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें cd, यहाँ पर जाना होगा cd बैकएंड में। ठीक है, इसे भी मैं क्लियर कर लेती हूँ और इसे भी। ठीक है, जब हम बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों फोल्डर को रन करते हैं तो सबसे पहले हमें बैकएंड का फोल्डर रन करना होता है ताकि हमारा सर्वर क्रिएट हो जाए, तब हम फ्रंट एंड को उसके बाद रन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे रन कर देंगे बैकएंड को। ठीक, कुछ इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे एरर क्या है हमारे पास, बैकएंड में एरर देखने को मुझे लग रहा है। ठीक है, तो रूट्स वाले में हमारे रूट्स वाले को चेक कर लेते हैं एक बार क्या चीज़ है। यहाँ पर स्पेलिंग सही लिखे हैं, रजिस्टर। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसे हमने क्या करा है, इंपोर्ट नहीं करा है अभी तक, तो यहाँ पे हमने इसे कर दिया है इंपोर्ट। तो अब हम इसका रिज़ल्ट देखना चाहेंगे। कुछ एरर देखने को मिल रहा था, वो एरर हमें क्यों देखने को मिल रहा था, मैं आपको वो चीज़ दिखाती हूँ पहले यहाँ पर। ठीक है, कि हमें एरर क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैंने जैसे लिखा है, रजिस्टर करवा रही हूँ मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाला। ठीक है, ये एरर तब आता है जब डेटा हमारे पास पहुँचता ही नहीं है, तब ये एरर आता है। तो उस एरर को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है, आपको सबसे पहले अपना लिंक पाथ सब कुछ चेक करना है। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक थी हमारे पास कि हमने ये डबल डाल दिए थे, तो ये हमारे पास एरर था इसका। ठीक है, तो ये सॉल्व आउट हो गया। तो अब हम चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से डाल के देखेंगे, लेट्स सपोज कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया ये। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिल रहा है, यूज़र इज़ रजिस्टर्ड जो हमने डाला था वहाँ पर, और कुछ इस तरीके से फिर हमने यहाँ पर जो कंसोल करवा रखा है वो डेटा भी मिल जाएगा। अब मेन बात हमें ये देखनी है कि ये डेटा MongoDB में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले आप अपने MongoDB में चले जाएंगे और यहाँ पे हमने जो बनाया था यहाँ पे ऑथराइजेशन वाला, उसे खोल लेंगे और हमारा जो सबसे पहले अभी जो बना है उसको खोल लेंगे। ये ऑथर्स डाटा के नाम से हमारा जो टेबल बना है वो खोल लेंगे। ये दो यूज़र हमने अभी अभी बनाए हैं, तो अब इनका चेक कैसे करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब हमें इससे लॉगिन करवा के देखना है, तो हम देखते हैं कि वो चीज़ का हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है कि नहीं। ठीक है, अब हम इसे लॉगिन करवाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से
अब हमें क्या करना है, लॉगिन करवा के देखना है। तो उसके लिए हमें लॉगिन पेज पे जाना है। यहाँ पर हम करवाते हैं अब लॉगिन। तो कुसुम नाम से हमने एक पेज बना रखा है। कुसुम नाम से हमने एक रजिस्टर कर रखा था यूज़र को, तो उसे हम अभी लॉगिन करवाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर भी एरर देखने को मिल रहा है। वो क्यों देखने को मिल रहा है, ठीक है, उस चीज़ को सॉल्व करेंगे। आ जाएंगे हम अपने कोड पे। तो देखो यहाँ पर अपने लॉगिन वाली फाइल में चले जाओ। सेम मिस्टेक हमने यहाँ पर कर रखी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अब हमें देखते हैं कि डाटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। कुछ इस तरीके से अगर करेंगे तो हमें आता है लॉगिन सक्सेसफुली, और जो टोकन हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया वो हुआ है। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हमने ये कंसोल भी करवाया और कुकीज़ में भी आ रहा होगा, कुकीज़ में सेट भी करवाया। तो हम यहाँ पे अपनी कुकीज़ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम कुकीज़ में चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम कुकीज़ में चेक करेंगे इस पोर्ट पे, और ये हमें टोकन जो है वो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपने देख ली। अब हमें क्या करना है, मैं दोबारा से यहाँ पे लॉगिन करवाती हूँ, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट देखने को मिलना चाहिए जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ इस तरीके से। हाँ, आपको टोकन ही मिल रहा है। अब मुझे इस अगर यूज़र को भी करवाना तो मैं वो चीज़ भी करवा सकती हूँ। अब हमारे पास ये टोकन रिसीव हो गया है, हमने चेक कर लिया वहाँ पे, और ये लॉग्ड इन भी हो गया है। अब आप क्या करोगे, इस लॉग्ड इन यूज़र को आप मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हो, ऑथराइजेशन का, कि जो यूज़र लॉग्ड इन है उसको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि इसी का यूज़ करके मैं आपको कोई प्रोजेक्ट में दिखाऊं कि इसका यूज़ कैसे कर रही हूँ मैं प्रोजेक्ट में, आपको भी दिखाऊं, तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय गाइस।